Good morning students. Today's the topic is nationalism in India. ये हमारा हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है और ये इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्योंकि इसमें से मैप भी आएगा आपके लिए बोर्ड एग्जाम में और 5 मार्क्स और 3 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस भी आएंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा बोर्ड पर नज़र डालते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। ये जो नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्र का जो विचार था ये हमारे पास कैसे आया। तो आप सभी को मालूम है कि सबसे पहले जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उस रिवॉल्यूशन के बाद जो डेमोक्रेसी आई थी, लोगों को राइट्स मिले थे, उसकी वजह से वर्ल्ड में और भी कई यूरोपियन कंट्रीज थी, जैसे हम रशिया की बात करते हैं या हम अमेरिका की बात करते हैं जहाँ डेमोक्रेसी आई थी। उसके बाद इसी को फॉलो इंडिया ने भी किया। अब इंडिया को फॉलो करने के पीछे और बहुत से ऐसे कारण थे क्योंकि ये इंडिया जो हमारी कंट्री थी ये कॉलोनियल स्टेट मतलब कॉलोनियल जो कंट्री थी और इस पर पूरी तरह से अंग्रेज़ों का अधिकार। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से पूरा अपनी पकड़ जो है वो ट्रेड पर बना रखी थी और सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि 1878 में एक वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को पास किया। अब ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या था? इस एक्ट के थ्रू उन्होंने क्या किया कि इंडिया पर अपनी पकड़ और ज़्यादा मजबूत बनाई और लोगों को आर्म्स रखने का अधिकार भी नहीं रहा और प्रेस पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। यहाँ से उन्होंने अपनी शुरुआत की। नेक्स्ट हम देखते हैं 1905 में, ये लॉर्ड कर्जन के टाइम का एक पीरियड था और लॉर्ड कर्जन ने यहाँ पर सबसे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल पार्टीशन कर दिया बंगाल का और इस तरह से उसने जब पार्टीशन किया तो वहाँ के लोगों ने उसके अगेंस्ट हो गए और एक स्वदेशी मूवमेंट जो है वो स्वदेशी आंदोलन हमें देखने को मिला, जैसे विदेशी कपड़ों की गोली जलाना और स्वदेशी को अपनाना। तो यहाँ से कहीं ना कहीं उन पीजेंट्स के मन में एक भावना आई कि हमारा देश आज़ाद होना चाहिए, हमें अपनी ही चीज़ अपनानी चाहिए और दूसरी चीज़ों का विरोध करना चाहिए। दूसरी चीज़ यानी कि विदेशी चीज़। बात हम करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। 1914 टू 1918 में तब ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन भी इस युद्ध में शामिल था और हम लोग ब्रिटेन के अंडर में थे, इसलिए हम भी कहीं ना कहीं इस युद्ध में थे। यहाँ इस युद्ध में बहुत नुकसान हुआ, लाखों लोग मारे गए, हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, जबरन भर्ती कराने लगे। जितने भी यंगस्टर थे उनको जबरन पकड़ते और सेना में भर्ती कर दिया जाता था, लोगों पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए गए थे। ये एक सिचुएशन ऐसी बनाई जा रही थी। इस सिचुएशन ये जो सारी सिचुएशंस थी उससे लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब हमें अंग्रेज़ों का विरोध करना चाहिए और ऐसे में एक मसीहा के रूप में मिस्टर M.K. गांधी जो है भारत वापस लौटे। ये साउथ अफ्रीका गए हुए थे और साउथ अफ्रीका में इन्होंने एक बहुत बड़ा सत्याग्रह चलाया था जहाँ पर नस्लवाद था, यानी कि ब्लैक और वाइट पर्सन्स के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट किया जाता था। तो उस लड़ाई को चलाने के लिए जब इन्होंने वहाँ पर इस तरह का चलाया, जब वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि इंडिया की तो और भी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। उन्होंने सोचा कि सत्याग्रह के माध्यम से हम जो है यहाँ पर कुछ चेंज ला सकते हैं। तो सत्याग्रह, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ, नॉन वियोलेंस, यानी कि अहिंसावादी तरीके से अगर हमारा विचार सच्चा है, अगर हमारी बात सच है तो बिना हिंसा किए हम अपनी बात को रख सकते हैं और अपनी बात को मनवा सकते हैं। अब इसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, 1916 में एक चंपारण में सत्याग्रह चलाया। ये आपका मैप वर्क है, आपको ध्यान में रखना होगा। अभी जो करेंट आपका 2019-20 का जो आपका बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें आपके तीनों सेट में मैप में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो चंपारण सत्याग्रह था कब हुआ था, किस स्टेट में चंपारण है,
इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पुट अप किए जा सकते हैं। तो ये जो चंपारण सत्याग्रह किया था, ये वहाँ पर जो नील की खेती, इंडिगो प्लांटेशन जो जबरन कराई जा रही थी, उसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी ने वहाँ के लोगों के लिए इसको स्टार्ट किया। नेक्स्ट जो इवेंट की बात हम कर रहे हैं 1917 का, खेड़ा गुजरात की बात कर रहे हैं। गुजरात में खेड़ा नाम का जो स्थान है, यहाँ पर भी जो है गांधी जी ने एक सत्याग्रह चलाया था। यहाँ पर था, एक प्लेग की बीमारी फैल गई थी, लोग टैक्स नहीं भर पा रहे थे, डबल और ट्रिपल टैक्स जो है अंग्रेज वसूल कर रहे थे। तो उसकी अगेंस्ट जाकर 1917 में खेड़ा गुजरात में एक जो सत्याग्रह था वो गांधी जी ने चलाया। बात करते हैं 1918 की, अहमदाबाद में सत्याग्रह हुआ। ये सत्याग्रह आपको याद रखने होंगे एक सीरीज में, 1916, 1917, 1918। तो 1918 का जो अहमदाबाद सत्याग्रह था, जो कॉटन मिल वर्कर्स थे, इनसे 12 से 14 घंटे तक काम लिया जाता था और इनको वर्कर्स को उतना पे भी नहीं किया जाता था। तो इसके अगेंस्ट जाकर इन लोगों ने, वहाँ के जो अंग्रेज थे उनके अगेंस्ट जाकर गांधी जी ने अहमदाबाद सत्याग्रह चलाया। अब ये जो तीनों सत्याग्रह थे ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुए और यहाँ पर जो विरोध का तरीका था वो हम समझ लें। जो हमारा विरोध का तरीका था वो था नॉन व्योलेंस, अहिंसावादी तरीके से हम अंग्रेजों को मतलब काम को डिनाई कर रहे थे। किसी तरह का कोई लड़ाई नहीं कर रहे थे, किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं कर रहे थे, किसी तरह की कोई हिंसा नहीं कर रहे थे। इसी बीच में अंग्रेजों ने 1919 में रॉलेट एक्ट पास कर दिया। अब ये जो रॉलेट एक्ट था, अगर आप हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि रॉलेट एक्ट क्या था, एक काला कानून था, ब्लैक लॉ था। लोगों ने इसको विरोध किया। इसका विरोध करने के पीछे कारण क्या था? अंग्रेजों ने एक ऐसा कानून पास कर दिया जिसमें भारतीयों को बिना कारण बताए ही 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। अब उस समय के जो बड़े बड़े लीडर थे, जिनमें 2 का नाम आता है, एक थे आपके सैफुद्दीन किचलू और दूसरे थे सत्यपाल रेड्डी। ये सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल रेड्डी दोनों गांधीवादी विचारों को मानने वाले लोग थे और सबसे पहले इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब ये अरेस्ट हो गए तो लोगों को मन में ये डर बैठ गया कि अब कोई कारण ही नहीं बताया जाएगा और सीधे अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसलिए लोगों ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया और इसी समय एक ऐसी अप्रत्याशित घटना घट गई जो आज भी हिस्ट्री में हम जिसको ब्लैक डे के नाम से जानते हैं। ये है हमारा 13 अप्रैल 1919 को 1919 में एक जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। ये जो जलियांवाला बाग कांड हुआ ये बहुत ही एक बड़ा कांड था। यहाँ पर आपको एक शॉर्ट नोट आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में कि आप इसकी एक प्रेस रिपोर्ट तैयार करिए कि जलियांवाला बाग मैसेकर पर आप जो है नियर अबाउट 30 या 40 लाइन्स का एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जो आपकी न्यूज़पेपर रिपोर्ट होगी। तो ये जो जलियांवाला बाग था, यहाँ पर बैसाखी का मेला लगा हुआ था। अमृतसर में ये जलियांवाला बाग है और अमृतसर में बैसाख के दिन यहाँ पर मेला लगा हुआ था। लोग यहाँ पर अपने बच्चों को मेला दिखाने भी आए हुए थे और यहीं पर एक छोटी सी सभा का भी आयोजन किया था, एक छोटी मोटी कॉन्फ्रेंस भी की थी कि रॉलेट एक्ट में जो हमारे लीडर्स हैं सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल रेड्डी, इनको कैसे छुड़ाना है, कैसे बचाना है। तो जलियांवाले बाग में एक सभा भी थी और एक मेला भी लगा हुआ था। बस उस समय जो धारा 144 है वो पूरे शहर में लगी हुई थी, लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए लोग वहाँ इकट्ठा थे। नियर अबाउट 2000 लोग वहाँ पर मौजूद थे। अब वहाँ अचानक किसी ने सूचना दे दी जनरल डायर को कि अंग्रेजों के खिलाफ लोग वहाँ इकट्ठे हैं, गुटबाजी कर रहे हैं। और जनरल डायर अपनी पूरी सेना को लेकर आया और उसने बाग को चारों तरफ से घेर लिया। अब बाग को चारों तरफ से घेर कर उसने गोली चलाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर
ऐसे निसहाय छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान सभी जो है मर गए। और इसके बाद वहाँ बहुत बुरी स्थिति हो गई। आज भी अगर हम उस जगह को, उस प्लेस को देखते हैं तो वो जलियांवाला बाग की दुखद कहानी को कहते हैं। बड़े बड़े जो पेड़ थे, जो दीवारें थी, आज भी उसमें बड़े बड़े होल दिखाई देते हैं। तो इस तरह से जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो कांड हुआ, उससे लोगों को डरा दिया अंग्रेजों ने। उनके मन में इतना डर और इतना भय व्याप्त करा दिया कि अब उनको ऐसा लगने लगा कि उनको अंग्रेजों का विरोध नहीं करना चाहिए। तो आज के फर्स्ट वीडियो में हमने 1878 टू 13 अप्रैल 1919 तक जलियांवाला बाग के बारे में बात की, और नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।